नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सुपर टेट 2021 के लिए भारतीय संविधान एवं हमारी शासन व्यवस्था का तीसरा पार्ट देखेंगे। इसके पहले 2 पार्ट अपलोड हो चुका है, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग संघ एवं राज्य क्षेत्र, नागरिकता एवं मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों जो है अकेडमी पर यूपी SSS लोअर फाउंडेशन बैच कोर्स 2021 यह 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके जो है आप देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप हमारा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड आप जरूर यूज कीजिएगा। और अनअकैडमी प्लस का फ्री वीडियो देखने के लिए भी आप ये कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आपका वीडियो जो है वो अनलॉक हो जाएगा और उसे आप आसानी से देख सकते हैं। तो जो लोग जो है अनअकैडमी पर यूपी SSS लोअर फाउंडेशन बैच को से जुड़ना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो है देख सकते हैं। और यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच कोर्स 2021 ये आपका 9 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप उसके लिए भी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप जाके जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको जो है यदि सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो वहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अनअकैडमी प्लस का जो फ्री वीडियोज आपको जो प्रोवाइड किए जाते हैं उसे अनलॉक करने के लिए भी आप जो है ये कोड यूज कर सकते हैं एग्जाम लर्नर। और दोस्तों जो है अनअकैडमी पर स्पेशल कार्निवाल क्लासेस जो चलाए जा रहे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। आप इस कार्निवाल से जुड़ के जो है अपनी तैयारी बेहतर ढंग से जो है कर सकते हैं। तो ज़रूर आप जो है उसे देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो सबसे पहला भाग 1 आपका अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक है। अनुच्छेद 1 में यह निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया यह राज्यों का संघ होगा। प्रथम अनुसूची में भारत के 28 यहाँ राज्य होगा, 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र वर्णित हैं। आपको बता दें वर्तमान में इस समय जो है भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। 8 केंद्र शासित प्रदेश आपका इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और दादर नागर हवेली और दमन दीव का विलय करके 1 केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। इसलिए अब जो संघ राज्य क्षेत्र हो गए हैं भारत में कुल 8 हो गया है और राज्य कितने हैं तो 28। तो प्रथम अनुसूची में भारत के 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र वर्णित है। अनुच्छेद 3 में यह नए राज्यों का निर्माण से संबंधित है, जिसमें संसद को नए राज्यों का निर्माण, नाम बदलने या फिर सीमाएं परिवर्तित करने का अधिकार है। प्रश्न भी पूछा गया है आपका कि संसद को नए राज्यों का निर्माण करने या फिर नाम बदलने या सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो यह आपका अनुच्छेद 3 के तहत संसद को दिया गया है। अब आगे है आपका राज्यों का गठन। तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को 1948 में गठित धर आयोग ने स्वीकार कर दिया था। हालांकि 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन यह भाषाई आधार पर किया गया। तो प्रश्न भी पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर गठन होने वाला भारत का राज्य कौन सा है, तो वह आंध्र प्रदेश। और इसका गठन कब किया गया था तो 1953 में। यह भाषाई आधार पर गठित देश का प्रथम राज्य है। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश जो है यह भाषाई आधार पर गठित देश का पहला राज्य है। उसके बाद 22 दिसंबर 1953 को राज्यों के पुनर्गठन हेतु फजल अली आयोग गठित किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 यह संसद द्वारा पारित किया गया था। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि नए राज्यों की संख्या यो नाम और पुनर्गठित राज्य संघ राज्य क्षेत्र। तो सबसे पहले जो है 1960 में हम देखते हैं मुंबई से अलग जो है मुंबई और गुजरात को अलग किया गया था 1960 में। फिर जो 1963 में नागालैंड बना 16वां राज्य भारत का, 15वां राज्य बना था गुजरात और नागालैंड 16वां राज्य बना असम से अलग होकर। 1966 में जो है हरियाणा अलग किया गया किससे, पंजाब से। और 1969 में हिमाचल प्रदेश जो है बना आपका 18वां राज्य और यह असम से अलग हुआ था। उसके बाद 1971 में मेघालय बना 19वां भारत का राज्य और यह हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र से जो है अलग हुआ था। यहाँ संघ राज्य क्षेत्र से मतलब नहीं है, जो है आप यहाँ लिखा हुआ जो है कि संघ राज्य, ये हिमाचल प्रदेश संघ राज्य
संघ शासित प्रदेश जिसे हम कह सकते हैं वह नहीं है। और 1972 में मणिपुर राज्य का गठन हुआ भारत के 20वें राज्य के रूप में। उसके बाद 1972 में त्रिपुरा का गठन हुआ 21वें राज्य के रूप में। 1975 में 22वां राज्य सिक्किम बना। और 1987 में जो है मिजोरम बना 23वां राज्य। 1987 में 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश बनाया गया था। 1987 में 25वां राज्य गोवा को बनाया गया। उसके बाद 2000 में छत्तीसगढ़ ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था और ये 26वां राज्य बना। 27वां राज्य उत्तराखंड बना यह सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर के। और सन 2000 में ही झारखंड जो है आपका ये 28वां राज्य बना बिहार से अलग होकर के। और 2014 में 29वां राज्य जो बना तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। तो 29वां राज्य इसलिए क्योंकि जो है पहले भारत में जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था तब जो है 29वां राज्य था, लेकिन जो है 2020 में जम्मू कश्मीर को जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और वहाँ से जो है जिसे 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था उसे जो है ख़त्म कर दिया गया। तो इसलिए अब 28 राज्य हो गए हैं भारत में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर पहले वह राज्य था, इसलिए 29वां राज्य जो बना था वह तेलंगाना बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर के सन 2014 में। उसके बाद जो है आगे है आपका, अब देख सकते हैं जम्मू कश्मीर राज्य जो कि विशेष स्थिति था। ज्ञात हो कि वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त करके देश में 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा जो है वह लद्दाख है। अब देश में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अभी आपको बताया गया है कि दादर नगर हवेली और दमन दीव का विलय करके जो है एक कर दिया गया, इसलिए जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। वैसे जो है जब दादर नगर हवेली और दमन दीव का विलय नहीं किया गया था तो कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 जो है नए बने थे। लेकिन जब दादर नगर हवेली और दमन दीव का विलय कर दिया गया, यानी दोनों को एक करके जो है दादर नगर हवेली और दमन दीव नाम कर दिया गया, जिसकी राजधानी दमन को बनाया गया। तो अब जो है कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं और 28 राज्य हैं भारत में। तो ये प्रश्न जो है पहले बहुत पूछा जाता था कि जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, तो वह था आपका अनुच्छेद 370 के तहत। अब जो है आपका नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप, तो नागरिकता का अर्थ भारतीय संविधान के भाग 2 जो कि अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन है। तो प्रश्न जो बनता है यहाँ से आपका कि नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में है या किस भाग में है, पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद पूछा जाए तो 5 से 11 और भाग पूछा जाए तो भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। उसके बाद लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में नागरिकता किसी व्यक्ति को राज्य की पूर्ण राजनीतिक सदस्यता प्रदान करती है। उसके बाद नागरिकता अधिनियम 1955 यानी कि सिटीजनशिप एक्ट 1955, यह आपका अनुच्छेद 11 के अनुसार नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास है। और इसके लिए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया, जिसमें नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रावधानों का वर्णन है। पहला है जन्म से नागरिकता, यानी किसी व्यक्ति को जो है यदि उसका जन्म भारत में होता है तो उसको जो है जन्म से नागरिकता प्रदान की जाएगी भारत की। वंशानुगत, उसके बाद रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। देशीकरण के द्वारा नागरिकता मिल सकता है। और भारत के राज्य क्षेत्र में मिल जाने से नागरिकता, यानी कि किसी भी क्षेत्र को यदि भारत में मिलाया जाता है तो उसे जो है भारत का नागरिकता दिया जाएगा। और नागरिकता की समाप्ति, तो नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। पहला जो है परित्याग, यानी कि स्वयं त्याग, यदि आप स्वयं भारत का नागरिकता त्यागते हैं तो जो है नागरिकता समाप्त हो जाएगी। पर्यवसान, यानी कि अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने से जो है अपने आप भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। उसके बाद वंचित करना, यानी कि आपको यदि वंचित किया जाता है तब भी आपका नागरिकता समाप्त हो जाता है। तो 3 प्रकार से जो है भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। उसके बाद अगला जो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा प्रश्न बनता है फंडामेंटल राइट्स से। तो भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो यदि पूछा जाए कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में जो है मौलिक अधिकार का वर्णन है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 के बीच जो है मौलिक अधिकार का वर्णन है। और भाग यदि पूछा जाए तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। मौलिक अधिकार यह लोगों को राज्य के विरुद्ध प्रदत्त प्रत्याभूति, यानी कि गारंटी जिसे कहते हैं, गारंटी है। अतः इनकी प्रकृति प्रायः क्या है, नकारात्मक है। मौलिक अधिकार यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अधिकार पत्र यानी कि बिल ऑफ राइट से लिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, पूछा जाएगा कि
मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के संविधान से ये लिया गया है। और प्रारंभ में भारतीय संविधान में मूलतः 7 मौलिक अधिकार थे, जो कि वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले कितने थे? तो पहले 7 थे। और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, जो कि अनुच्छेद 19F में और तथा 31 को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया। किस जो है मौलिक अधिकार को बाहर किया गया था 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा? तो संपत्ति के अधिकार को जो है बाहर किया गया था। तो इसलिए जो है वर्तमान में अब कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार ये आपका वाद योग्य है, और मौलिक अधिकार केवल यह आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। याद रखिएगा कि जो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, वह अनुच्छेद 300A में जो है रखा गया एक विधिक अधिकार के तहत। उसके बाद अगला है आपका मूल अधिकारों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहला है आपका समता का अधिकार, या जिसे हम कहते हैं समानता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वेलिटी। तो इसमें है आपका विधि के समक्ष समता, जो कि अनुच्छेद 14 में वर्णित है। उसके बाद जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ये आपका अनुच्छेद 15 में वर्णित है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ये आपका अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता का अंत कई बार पूछा गया है, अनुच्छेद 17 में है। और उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 18 में है। तो ये समता का अधिकार यानी कि समानता के अधिकार के तहत जो है ये आपका किस अनुच्छेद के बीच है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 ये आपका समता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वेलिटी है। उसके बाद अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ये आपका अनुच्छेद 19 एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ये आपका अनुच्छेद 21 में है। और शिक्षा का अधिकार ये आपका अनुच्छेद 21 का में है। तो ये जो है कई बार पूछा गया, शिक्षा का अधिकार आपका किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 का में है शिक्षा का अधिकार। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। इसके अनुसार राज्य 6 वर्ष आयु से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। तो ये जो है पूछा जाएगा कि ये आपका अनुच्छेद 21 के जो है कब जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को जो है मूल अधिकार की श्रेणी में जो है लाया गया। और इसके अनुसार 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों की आयु को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निरोध से संरक्षण, ये आपका अनुच्छेद 22 में वर्णित है। और अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आपका मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में है। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध आपका अनुच्छेद 24 में है। ये जो है पूछा जाता है कि अनुच्छेद 24 में आपका कारखानों आदि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। उसके बाद अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। ये आपका इसमें है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। और धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। और किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 में है। कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता ये आपका अनुच्छेद 28 में वर्णित है। उसके बाद अगला जो है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, 5वां अधिकार जो है वह संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार यानी कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो इसमें सबसे पहला है अल्पसंख्यक या वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है आपका एग्जाम में ये कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 30 में है। उसके बाद अगला है जो 6वां मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसमें है अनुच्छेद 32। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है। तो प्रश्न जो है बनता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को जो है संविधान का आत्मा या फिर जो है हृदय कहा है? तो यह है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश या रिट जारी कर सकता है। और संविधान में 5 प्रकार के रिट का उल्लेख है। तो सबसे पहला जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण है।
दूसरा है परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, और चौथा है उत्प्रेरण, और पांचवा है अधिकार परीक्षा। यहाँ से जो है प्रश्न बनता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, प्रतिषेध हो गया, उत्प्रेरण हो गया और अधिकार परीक्षा हो गया। तो 5 प्रकार के जो है वह संविधान में 5 प्रकार के रिट का उल्लेख किया गया है। और उसके बाद अगला है आपका अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 तथा अनुच्छेद 30 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार यह केवल भारतवर्ष के नागरिक के लिए है। तो यह जो है विदेशियों को प्राप्त नहीं है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल जो है भारत के नागरिक को जो है यह मूल अधिकार प्राप्त है। शेष सभी अधिकार वह भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 33, यह संसद को यह अधिकार है कि वह सैन्य बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस आदि के मूल अधिकारों की सीमा को निर्धारित कर सकता है। अनुच्छेद 33 में जो है वर्णन है। अनुच्छेद 34 में है जब भारत में कहीं मार्शल लॉ यानी कि सेना विधि लागू हो तो संसद को यह शक्ति है कि वह मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकता है। और अनुच्छेद 35 में है आपका कि संसद को कुछ मूल अधिकारों जैसे कि अनुच्छेद 16, 32, 33, 34 को प्रभावी बनाने की शक्ति प्राप्त है, जो कि राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। तो दोस्तों जो है ये हो गया आपका भारतीय संविधान एवं हमारी शासन व्यवस्था का तीसरा पार्ट। इसके पहले जो है 2 पार्ट अपलोड हुए हो चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप जो है देख सकते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके जो है एग्जाम लर्नर लिख करके सर्च कर सकते हैं, EXAMLEARNER। स्पेस का यूज मत कीजिएगा, एक ही साथ लिखिएगा एग्जाम लर्नर, वहाँ से सर्च करके आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और PDF वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।